दोस्तों, एक बार फिर ब्रिजेश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी का एक दूसरा लेक्चर लेके उपस्थित होने वाले हैं। सामान्य हिंदी के व्याकरण में संधि। तो संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, समधन धी। समधन धी, समधन धी मिलके जो है संधि बना है। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मिलना, जुड़ना या योग। अगर हम एक तरह से देखें, संधि का मतलब क्या होता है? जैसे दो लोगों के बीच भाई संधि हो गई, दो लोग आपस में मिल गए, समझौता कर लीजिए, कर लिए। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मिलना होता है। अगर हम संधि की परिभाषा की बात करें तो दो अणुओं के मेल से होने वाला विकार परिवर्तन संधि कहलाता है। विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। विकार का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन का मतलब बदलाव। तो दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उसमें जो विकार हो उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होने को ही हम जो है संधि कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में देख रहे हैं, कार्य शब्द है और आलय शब्द है। ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो कार्य धन आलय जब मिला तो कार्यालय बना। तो इसी तरीके से दो वर्णों के बीच, अब यहाँ बड़ा आ है, यहाँ भी बड़ा है, बड़ा मिलके बड़ा में बदल गया, तो ये कार्यालय हो गया। और संधि के प्रकार की अगर हम बात करें तो जैसे परिभाषा से ही आपको पता चल रहा है कि संधि जो है दो वर्णों के मेल से होती है। तो आपने स्वर भी पढ़ा है, वर्णों में व्यंजन भी पढ़ा है, विसर्ग भी पढ़ा है। तो इसी प्रकार से संधि के प्रकार की अगर हम बात करें तो नंबर एक, स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब होता है जब स्वर से स्वरों का मेल हो, स्वर प्लस स्वर मिले तो वहाँ स्वर संधि होगी। अब व्यंजन संधि में क्या होगा? व्यंजन प्लस स्वर मिलेगा, या दूसरी कंडीशन होगी स्वर प्लस व्यंजन मिलेगा, तब भी व्यंजन संधि होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर एक स्वर एक व्यंजन होगा तो वहाँ हम उसको व्यंजन संधि की कैटेगरी में रखेंगे। तीसरा है विसर्ग, आपने पढ़ा है वर्णमाला में। तो इसमें जो है विसर्ग मिलेगा, विसर्ग होगा और प्लस स्वर या व्यंजन होंगे। तो इस तरीके की कंडीशन में हम समझ जाएंगे कि भाई स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। स्वर से स्वर अगर मिला है तो वहाँ स्वर संधि होगी। व्यंजन प्लस स्वर मिला है या स्वर प्लस व्यंजन मिला है तब भी व्यंजन संधि होगी। तो इन दोनों कंडीशन में भी व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग संधि की पहचान ये है कि पहले विसर्ग होगा, फिर उसके बाद स्वर या व्यंजन होगा। जब इनका मेल होगा तो वहाँ पे विसर्ग संधि होगी। अब हम तीन प्रकार की संधियों को देख चुके हैं कि भाई संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि ऐसी संधि जिसमें एक स्वर किसी दूसरे स्वर से मिले तो वहाँ स्वर संधि होती है। एक स्वर जब दूसरे स्वर से मिलता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। सीधी सी बात है। आगे स्वर संधि के अगर हम प्रकार की बात करें कि भाई स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो पहली है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है यण स्वर संधि, चौथा है अयादि स्वर संधि और पांचवा है वेद स्वर संधि। तो ये पांच तरह की संधियां, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि और वृद्धि संधि, ये पांच प्रकार की संधियां स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। इनको आप ध्यान में रखिएगा। आप एक दो बार देखेंगे तो समझ में चीजें सारी आ जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि की जो पहली संधि है दीर्घ संधि, आज हम उसके बारे में विधिवत चर्चा करने वाले हैं। तो नंबर एक, दीर्घ संधि। स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब ये होता है कि
एक तरफ चाहे ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, एक तरफ चाहे ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, और दूसरी तरफ भी चाहे दीर्घ स्वर हो या ह्रस्व स्वर हो। मतलब दीर्घ संधि हम तभी कहेंगे जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर किसी दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर से मिलकर विकार उत्पन्न यदि करते हैं, परिवर्तन करते हैं या कोई बदलाव करते हैं, तब वहाँ हम ये मानेंगे कि भाई यहाँ दीर्घ संधि है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सुना होगा विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी, विद्या का मतलब आप समझ रहे हैं, विद्या का मतलब ज्ञान, अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला, अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला, विद्या को चाहने वाला अर्थात विद्यार्थी। तो ये जब मिला तो ये सीधा बन गया विद्यार्थी, ये विद्यार्थी बन गया। विद्या का मतलब ज्ञान, अर्थी का मतलब चाहने वाला, तो ये विद्यार्थी, विद्यार्थी आप लोग हैं भी। तो इसमें जो संधि हो रही है इसको हम दीर्घ संधि क्यों कहेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो पहली कंडीशन, जैसे संधि की पहली कंडीशन है ये कि भाई इसकी संधि क्या होगी। मान लीजिए ये नहीं है, ये विद्यार्थी यहाँ से हटा दिया गया कि विद्याधन अर्थी की संधि होगी, ये आपसे पूछ रहा है प्रश्न। तो यहाँ आप देख रहे हैं बड़ा है और यहाँ हम देख रहे हैं छोटा है, तो इसके पहले बचा क्या, इसके पहले बचा ये और इसके पहले बचा, बाद में बचा ये। अब ये बड़ा आ और छोटा आ जब मिले तो बड़ा आ में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ बचा ये और यहाँ बचा ये। आप देख रहे होंगे ध्यान से, जब फिर ये इसमें मिलेगा तो ये हो जाएगा विद्या और ये इधर रथी, विद्यार्थी। तो इन चार कंडीशन में आपको संधि को करना है, इस चार कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको संधि करना है, तब आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि संधि कैसे होती है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि दीर्घ संधि में हमेशा या दीर्घ आ होगा या दीर्घ ई होगी या दीर्घ ऊ होगा, इन्हीं की मात्रा इसमें लगी होगी। अभी हम आगे देखते हैं और भी उदाहरण से। दूसरा उदाहरण, जैसे पुस्तक धन आलय, बहुत सुना होगा, सुने हुए शब्द हैं ये। तो अगर हम की संधि होगी, की संधि होगी, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अगर हम पुस्तक से छोटे आ को निकालेंगे, इसमें आ शामिल है, नहीं तो का के आ को बाहर कर दिया जाएगा तो का के नीचे हलंत लग जाएगा। क्योंकि आपने वर्णमाला में पढ़ा था कि जितने भी व्यंजन होंगे, व्यंजन हम उन्हीं को कहेंगे जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसमें छोटा आ शामिल है, छोटा हमने बाहर कर दिया तो यहाँ छोटा आ बाहर हो गया, तो इसके नीचे हलंत लग गया। अब यहाँ बड़ा है ही और ये लय, तो यहाँ से ये निकला और यहाँ से ये निकला और दोनों का जब गठजोड़ हुआ, दोनों जब मिल गए तो ये बड़े आ में मतलब दीर्घ आ में परिवर्तित हो गया। देखिए अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ छोटा यहाँ बड़ा
दो स्वर मिले तो वो दीर्घ में परिवर्तित हो गए, दीर्घ में बदल गए। तो यहाँ बचा क्या, ये वाला, और इधर बचा ले। जब इसको फिर हमने मिलाया तो ये बन गया पूरा। इसको इसमें मिलाएंगे तो हलंत हट जाएगा का के नीचे से, और का पे इसकी मात्रा लग जाएगी। भाई का में जब बड़ा मिलेगा तो बड़े की मात्रा लग जाएगी, और उसके बाद ला और या इधर ये लिख उठा, तो ये पुस्तकालय हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि चाहे ह्रस्व स्वर मिले चाहे दीर्घ स्वर, कहने का मतलब ये है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, चाहे छोटा आ से छोटा आ मिले तब भी बड़ा होगा, चाहे बड़ा आ से छोटा आ मिले तब भी बड़ा होगा, और चाहे बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिले तब भी बड़ा होगा, और चाहे छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलेगा तब भी बड़ा होगा। यही चार कंडीशन ई के साथ में भी होगा, चाहे छोटी ई से छोटी ई मिले तब भी बड़ी ई होगी, चाहे बड़ी ई से छोटी ई मिले तब भी बड़ी ई होगी, चाहे छोटी ई प्लस बड़ी ई होगा तब भी बड़ी ई होगा, और चाहे बड़ी ई प्लस बड़ी ई होगा तब भी बड़ी ई होगा। तो ये चारों कंडीशन इसमें शामिल होंगी। इसी तरीके से अगर हम छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ को मिलाएंगे तब भी बड़ा ऊ होगा, और चाहे बड़े ऊ को छोटा ऊ से मिलाएंगे तब भी बड़े ऊ होगा, चाहे छोटे ऊ को बड़े ऊ से मिलाएंगे तब भी बड़ा ऊ होगा, चाहे बड़े ऊ से बड़े ऊ को मिलाएंगे तब भी बड़ा ऊ होगा। तो ये चार कंडीशन हमको जो है दीर्घ संधि में देखने को मिलेंगी। इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं कि किन किन वर्णों के मिलने से किसका दीर्घ होगा, कौन सा वर्ण दीर्घ होगा, तो ये देख रहे हैं कि समान वर्ण है, ये समान वर्ण। तो अगर इस कंडीशन में स्वरों का मेल होता है और दीर्घ में बदल जाते हैं तब वहाँ वो दीर्घ संधि होती है। उदाहरण सभी स्पष्ट होगा। ये तो आ का उदाहरण आपने देख ही लिया। अब हम देखते हैं ई के उदाहरण। जैसे रवि धन इंद्र है, इंद्र की संधि होगी, की संधि होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं रवि धन इंद्र की संधि होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं अगर हम रा से छोटी ई को निकाल दें तो ऐसे होगा, फिर ये छोटी ई हो जाएगा, फिर प्लस, फिर ये छोटी ई, और ये इस तरह से। ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन हो गई। रा व छोटी ई, फिर उसके बाद धन, फिर उसके बाद छोटी ई न दारा। अब इन दोनों के बीच जब संधि होगी तो ये बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ बचेगा रा, यहाँ बचेगा वा, और उसके बाद ये न और दारा। इस तरह से आया तीसरे रूप में। ये चौथे रूप में अगर हम इसको मिलाएंगे, ये बड़ी जब वा में शामिल करेंगे तो सीधा रा, वा पे बड़ी की मात्रा, और इधर न दा में रा। तो ये पूरा आपका रविंद्र हो गया। तो ये आपने ई की कंडीशन देख ली। अब हम ऊ की कंडीशन का एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा भानु धन उदय की संधि होगी, भानु धन उदय की संधि होगी। अब भानु से छोटा ऊ को हम बाहर करेंगे, भान तुलना के नीचे हलंत, और ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, और ये दा और या। अब छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ की संधि यहाँ हो रही है, तो यहाँ ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। आप देख रहे हैं ये वाली कंडीशन वहाँ यहाँ फॉलो हो रही है। तो ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन में ये दोनों मिल गए तो बड़े ऊ में कन्वर्ट हो गई है।
इधर जैसे लिखा था भान वैसे हमने लिख दिया, इधर द लिख दिया, इधर या लिख दिया। ये तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन में बड़ा ऊ है, जब ना में शामिल होगा तो ये बड़े ऊ में ऊ की मात्रा लग जाएगी ना में, और द और यह भानुदय ये पूरा मिलके एक परिवर्तित रूप जो है वो आपको प्राप्त होता है। तो इस तरह से दीर्घ संधियां होती हैं और इनके उदाहरण आपको आने चाहिए। और मेरे ख्याल से दीर्घ संधि आपको समझ में आ गया होगा। दीर्घ संधि होती कैसे है, तो जब कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर दूसरे ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलता है तो वह अपने दीर्घ में बदल जाता है, यही दीर्घ संधि होती है। आज के लिए बस इतना ही हिंदी के इस व्याकरण वाले लेक्चर में। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, डिसलाइक भी करिए, और साथ साथ में कुछ अपने सुझाव हमें अपने कमेंट के माध्यम से दीजिए। जो भी सुझाव आपके होंगे उसको हम अच्छी तरीके से देखते हैं, पढ़ते हैं कि समझते हैं। अगर कोई सुझाव अगर आपका है तो वो हम तक ज़रूर पहुंचाइए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।